हाय फ्रेंड्स। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज हम क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है उसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं। इसके जो राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगेज, ये अगर आप देखें तो यह एक कोंकणी राइटर हैं। कोंकणी राइटर और एसेइस्ट हैं, यानी ज्यादातर इनकी जो राइटिंग है, एसेज हैं, वो कोंकणी लैंग्वेज में है और इनके जो एक्सप्रेशन है ना वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में है। भाई इनफॉर्मल क्या होता है? देखिए, दो तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन और एक इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल होता है जो कैजुअल वे में आप डे टू डे टॉकिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और वे ऑफ एक्सप्रेशन उसमें जो यूज होता है उसको इनफॉर्मल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो लूसियो रॉड्रिगेज की जो बर्थ हुई है, जन्म हुआ है, वो 1916 में हुआ और उनकी डेथ 73 में हुई। ये तो भाई राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को समझने की तरफ में। तो ये जो है ना, अ बेकर फ्रॉम गोवा, एक तरह का, देखिए उन्होंने जो ऐसे लिखा है इस बारे में, वो एक आपका ये पेन पोर्ट्रेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस टाइप का? ऐसे एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट होता है क्या कि वैसे वैसे इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में आप जैसे कोई चीज अगर लिखते हैं तो आपका पेन पोर्ट्रेट हो जाता है। कहा ये कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल Goan village baker who still has an important place in his society। तो ये गोवा के गांव के जो बेकर्स हैं उनके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट है। और जो जो कि अभी भी जो गोवा के जो ये बेकर्स है ना, उसका अभी भी सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इंपॉर्टेंट प्लेस है। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या है इसमें। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी सुनाई देते हैं, क्या करते हुए? रिमिनिसिंग नोस्टाल्जिकली। देखिए, नोस्टाल्जिया एक वर्ड होता है, जब पुरानी यादों को ताजा करते हैं हम तो उसको कहते हैं नोस्टाल्जिक चीजें, नोस्टाल्जिया। तो नोस्टाल्जिकली यानी पुरानी यादों को ताजा करके उसके बारे में चर्चा कर रहे, सुनाई दे रहे होते हैं। कौन? हमारे जो बुजुर्ग हैं। और वो कब का चर्चा कर रहे होते हैं? जो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज थे, जो पुराने अच्छे पुर्तगाल के दिन थे, उसको याद करके। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और क्या याद करते हैं? वो पुर्तगालियों को याद करते हैं, पोर्टुगीज को याद करते हैं, और उनके फेमस ब्रेड के जो लोव्स हैं ना, उसको याद करते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड को। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। जो खाने वाले हैं वो तो अब वैनिश हो चुके हैं, राइट? वो हो चुके होंगे, माइट हैव वैनिश्ड का है, यानी वो लगभग हो चुके हैं। लेकिन जो मेकर्स हैं, जो बेकर्स थे, यानी वो ब्रेड बनाने वाले थे, वो अभी भी वहां हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। हमारे पास अभी भी हमारे बीच में कौन है? जो मिक्सर्स होते थे, जो मिक्स करते थे, मोल्ड करते थे, राइट? और वो लोग जो कि जो पाव रोटी थी उसको पकाते थे। तो those age old time tested furnaces still exist। उन पुराने समय में अगर देखें, वो कहते हैं उन पुराने समय में जो टाइम टेस्टेड फर्नेस था उस पुराने टाइम की, कि कितने टाइम में क्या हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कहा है वो फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी। तो जो इस भट्टी में वो पकाते थे वो एकदम टाइम टेस्टेड था कि इतना देर तक में ये पकेगा, इसीलिए उसको कहा है टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। वो अभी भी वहां पे मौजूद हैं।
फर्नेसेस भी अभी भी देखी जा सकती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, अभी तक उन भट्टियों की जो आग है, उन फर्नेसेस की जो आग है, वो अभी भी बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as Peder in Goa. तो जो थर्ड थर्ड मतलब होती है आवाज, जो खट खट की आवाज या दम की आवाज होती है उसको यूजुअली कहते हैं थर्ड साउंड। तो जो उसकी जो आवाज होती है थर्ड, जिंगल होता है जैसे घंटी की जो आवाज होती है ना थोड़ी, उसको कहते हैं जिंगलिंग। जैसे आपने सुना होगा जिंगल बेल्स वाला गाना, तो जिंगल मतलब होता है घंटी सी थोड़ी सी आवाज, खनखन की आवाज। तो वो जो आवाज होती है खटखट की या खनखन की, उसकी आवाज वो अभी भी ट्रेडिशनल जो बेकर हैं, जो पारंपरिक वहां के बेकर्स हैं, उनके बैम्बू से, उनके जो बांस से वो आवाजें निकालते हैं। और वो क्या हेराल्ड करते हैं, हेराल्डिंग मतलब होता है अनाउंस करना, जैसे आप देख सकते हैं। तो वो क्या अनाउंस करते हैं अपने अराइवल को, कि भाई वो पहुंच चुके हैं, कब, सुबह में। कैन स्टिल बी हर्ड, ये अभी भी सुना जा सकता है, कहाँ पे, कुछ जगहों पे। मे बी, वो कहते हैं हो सकता है कि अब जो है फादर जो थे बेकर्स के, वो अलाइव नहीं, वो जिंदा नहीं है, लेकिन जो बेटे हैं ना, सन है ना, वो अभी भी कैरी कर रहे हैं फैमिली प्रोफेशन को, जो परिवार परिवार का जो व्यवसाय है उसको वो अभी भी लेकर चल रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर्स, तो इन बेकर्स को आज भी किस नाम से जाना जाता है, उनको पेडर्स कहा जाता है गोवा में। तो during our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. जो बचपन के टाइम में, अब ये बताते हैं कि हमारे बचपन के टाइम में गोवा में बेकर जो होते थे हमारे फ्रेंड होते थे, साथी होते थे, कंपेनियन मतलब साथी, और गाइड तो आप जानते ही हैं जो गाइड होता है, तो गाइड का भी काम करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में 2 बार जरूर आया करता था। Once when he sat out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket। तो 2 बार कब आता था, एक बार तो वो तब आता था जब वो बाहर निकलता था सुबह में, जो बेचने के लिए बाहर निकलता था उस समय, और दोबारा जो आता था वो तब जब वो वापस लौटता था अपने बड़े से बास्केट को, यूज बास्केट को खाली करके, एम्प्टी करके जब वो लौटता था तब। तो ये 2 टाइम में वो जरूर आता था। अब और क्या बताते हैं, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। जो बांस की जो जिंगलिंग साउंड और थर्ड की साउंड होती थी, धम की आवाज या खटखट की जो आवाज उसकी होती थी, उससे हमारी नींद खुलती थी सुबह में, और हम उसको मिलने के लिए और उसको ग्रीट करने के लिए, ग्रीट करना मतलब जानते ही हैं कि जैसे आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, तो ग्रीट करने के लिए हम उसको दौड़ते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Pasquin or Bastine, the maid servant of the house. What we launched for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो वो बता दें क्या ये जो है ये हमारा प्यार था ब्रेड के लिए, जो लोफ होती थी यानी पाव पाव रोटी जो होता था, पाव रोटी के लिए ये हमारा प्यार था जो हम दौड़ते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो लोव्स थे ना, वो पाव रोटी के जो लोव्स होते थे, और वो कुछ पास्किन और बास्टिन जो यूज किया है वो कुत्ते के जो मतलब एक कुत्ता और उसकी मदर के लिए यूज किया गया है। तो ये उसके लिए यूज किया है कि जो मेड सर्वेंट होती थी ना घर में, वो खरीदा करती थी डॉगी के लिए।
हम लोगों को क्या होता था, किस चीज के लिए लॉन्चिंग होती थी, यानी बहुत तीव्र इच्छा होती थी किस चीज की, कि जो ब्रेड बैंगल्स, वो जो ब्रेड की गोल गोल वाली ब्रेड होती है ना, ब्रेड की चूड़ियां जैसी ब्रेड वो गोल वाली बनी होती, तो वो जो ब्रेड बैंगल्स थी वो हम लोग बहुत केयरफुली चूज करते थे और उसको लेते थे। वो लोव्स ऑफ ब्रेड नहीं लेते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल ऑफ स्पेशल मिल्क, और कभी कभी ये जो ब्रेड बैंगल होती थी गोल वाली ब्रेड, वो स्वीट ब्रेड होती थी, एक अलग ही एक खास प्रकार का, विशेष प्रकार का। द बेकर made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो जो बेकर होता था, वो एंट्री उसकी कैसी होती थी, वो म्यूजिकल एंट्री होती थी, क्योंकि वो झांग झांग की आवाज निकालती थी। ये साउंड को, जैसे आप लिटरेचर में जानते हैं ओनोमैटोपिया होता है, उसी तरह ये साउंड को उन्होंने मार्क करने के लिए झांग झांग यूज किया है। वो झांग झांग की आवाज निकालते हुए म्यूजिकली एंट्री करते थे, आते थे। और वो किससे निकालते थे ऐसी आवाज, वो जो बैम्बू स्टाफ था, बैम्बू का जो एक कलेक्शन था, उससे वो इस तरह की आवाज निकालते थे, बांस से। और उसके बाद ये जो था, एक हाथ वो क्या करते थे, एक हाथ से वो बास्केट को संभालते थे, अपनी जो टोकरी थी उसको संभालते थे अपने हेड पे, और दूसरे हाथ से वो क्या करते थे, बैम्बू को ग्राउंड पे पटकते थे, जिससे कि ये आवाज आती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द, और वो जो घर की जो औरतें होती थी, लेडी होती थी, उनको ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग कह के, और फिर अपना बास्केट नीचे रख देते थे। कहाँ पे रखते थे, वर्टिकल बैम्बू पे, एक बैम्बू जो कि वो खड़ा करके रखते थे। वर्टिकल मतलब आप जानते हैं स्टैंडिंग इरेक्ट, सो दैट इज वर्टिकल। तो उसको एक बांस के ऊपर उसको रख देते थे। उसके बाद फिर we kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को क्या कर दिया जाता था, हम लोगों को एक हल्की सी डिसअप्रूवल के साथ, आप समझ सकते हैं, रिव्यू का मतलब होता है कि थोड़ा सा डिसअप्रूव करना, मना करना किसी चीज को, तो वो रिव्यू होता है। एक हल्का सा मना करने के साथ में हमें क्या कर दिया जाता था, एक बगल में हटा दिया जाता था, और जो लोव्स होते थे, जो ब्रेड के लोव्स होते थे, वो सर्वेंट को दे दिया जाता था, जो घर की सर्वेंट्स होती थी। तो बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते थे, हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ parapet and peep into the basket somehow। हम लोग क्या करते थे, जो बच्चे होते थे, वो बेंच पे, किसी ऊंची जगह पे, तो किसी बेंच पे या किसी पैरापेट पे, पैरापेट होता है जैसे रेलिंग आप छत पे देखते हैं, जो उसकी दीवार होती है उसको पैरापेट कह सकते हैं, या वैसी छोटी दीवार को पैरापेट कहा जा सकता है। तो ऐसे पैरापेट पे हम लोग चले जाते थे, ऐसी दीवार पे, और चढ़ के उसके बाद हम झांकते थे। पीप का मतलब होता है झांकना। तो हम लोग वहां से झांकते थे, कहाँ, बास्केट के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और वो कहते हैं कि मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, मैं रिकॉल कर सकता हूँ, वो जो टिपिकल उसकी सुगंध होती थी ना, फ्रैग्रेंस होती थी ना, उन लोव्स की, जो ब्रेड के लोव्स होते हैं। लोव्स आपको पता ही है, ब्रेड के जो वो कटिंग होती है ना, उसको कहते हैं लोव्स, टुकड़े ब्रेड के। और साथ में किसके, जो एल्डर्स, वो लोव्स किनके लिए होते थे, एल्डर्स के लिए होती थी, और बैंगल्स चिल्ड्रन के लिए होती थी। जो लोव्स के गोल गोल बैंगल्स बने होते थे, वो बच्चों के लिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? उस समय हम लोग अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे,
और हमारे मुंह को भी ब्रश नहीं करते थे। और हम क्यों करें, वो कहते हैं क्योंकि कौन इतना ट्रबल लेगा, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, और who would plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो कहते हैं आखिर हम क्यों करें, क्योंकि कौन ये रिस्क ले, ये जो ट्रबल है, ये जो कठिनाई थी किसकी, प्लग करने, तोड़ने की मैंगो लीफ को। ऑब्वियसली यानी ये बता रहे हैं कि जो मैंगो पेड़ होते थे आम के, उनके दतवन उनको तोड़ने पड़ते थे और उससे फिर वो ब्रश करते थे दतवन से। तो वो आम का दातुन तोड़ना, भाई वो रिस्क कौन ले, वो इतना मेहनत कौन करेगा, इतनी ट्रबल कौन उठाएगा। और उसके बाद फिर ये जरूरी भी नहीं लगता था उनको। ये जरूरी क्यों था, वो कहते हैं क्योंकि जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता, तो भी वो ठीक रहता है। और वो कहते हैं हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। इनका उस टाइम मानना था कि भाई जब हॉट टी हम पियेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे, तो वो हमारे दांत को ऑलरेडी अच्छे से साफ कर देगा, तो बस हो गया, वही काम हो जाएगा। देखिए ये जो लास्ट वाले इनकी सजेशन, ये कभी आप अपने पे नहीं लीजिएगा, बिकॉज ब्रशिंग योर टीथ इज कंपल्सरी। और अगर टाइगर की तरह नहीं तो ऐसे इस तरह से ह्यूमंस नहीं चल सकते। सो डू नॉट फॉलो दिस एडवाइस डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप बहुत ज्यादा समझदार हैं ऑलरेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द bowl, just as party of a feast loses its charm without bread। जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं वो भी मीनिंगलेस हो जाता है, वो भी उसका मतलब जो प्रयोजन है वो खत्म हो जाता है जब तक उसमें स्वीट ब्रेड नहीं दिया जाए। कौन सा स्वीट ब्रेड, जिसको बोल नाम से जाना जाता है। और वो कहते हैं जस्ट एज पार्टी, उसी तरह जो पार्टी होती है या कोई भोज होता है, फीस्ट भी होता है, तो वहां पर भी, भोज में भी उसकी चार्म खत्म हो जाती है। अगर चार्म मतलब आप जानती हैं उसका अट्रैक्शन, जो मतलब मेन उसका चार्म कहते हैं, अपने कहते हैं कोई चीज चार्मिंग है यानी अट्रैक्टिव है, तो उसका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है जब तक उसमें ब्रेड ना पड़े। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। वो कहते हैं कि अ, देखिए ज्यादातर नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ, मतलब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है किसके लिए, कि भाई जो बेकर गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती थी, क्योंकि जो लेडी होती थी, घर की जो औरत होती थी, वो सैंडविचेस उनका बनाना मैंडेटरी था। कब, किस ओकेजन पे, जब उनकी डॉटर का एंगेजमेंट होता था, उनकी बेटियों की एंगेजमेंट के टाइम घर की औरतों को सैंडविच बनाना कंपलसरी था, बनाती ही थी। और जो केक और जो बोलिनियाज होती थी, बोलिनियाज होती थी देखिए कोकोनट बिस्किट, कोकोनट की एक टाइप की हार्ड, जैसे लिट्टी होता है ना, उसी शेप में बनता है, तो उसको बोलिनियाज कहते थे। तो केक और बोलिनियाज जो होते थे, उसको क्रिसमस पे बनाना या और वैसे किसी फेस्टिवल पे बनाना एकदम जरूरी होता था। इस तरह से अगर प्रेजेंस देखें हम, बेकर की जो भट्टी होती थी गांव में, उसका होना एकदम अनिवार्य था, एब्सोल्युटली एसेंशियल था। जो द बेकर और bread seller of those days had a peculiar dress known as kabali kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees.
In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a panther. तो जो बेकर होते थे या जो ब्रेड बेचने वाले होते थे उस समय में उनकी जो ड्रेस थी ना बड़ी पेक्यूलियर थी, अजीब थी, राइट। वो क्यों थी, उसको उसका नाम जो था उस ड्रेस का वो कबाई था, और वो एक सिंगल पीस का बड़ा सा फ्रॉक होता था, और वो कहाँ घुटने के नीचे तक आया करते थे, डाउन द नीज। उस हमारे बचपन में हमने देखा कि बेकर्स जो थे शर्ट और ट्राउजर्स भी पहना करते थे जो कि शॉर्टर थे, फुल लेंथ, वो थोड़े छोटे होते थे। किससे, जो कि फुल लेंथ जो पैंट होती हैं उससे थोड़े से छोटे होते थे, और जो हाफ पैंट है उससे थोड़े से बड़े होते थे, यानी हाफ पैंट और फुल पैंट के बीच का साइज उन ट्राउजर्स का होता था। आज भी कोई भी अगर इस तरह का ड्रेस पहनता है, इस तरह का हाफ पैंट पहनता है जो जस्ट उनके घुटने के नीचे तक पहुंच जाए, तो उसके बारे में ये कमेंट किया जाता है कि उसने जो ड्रेस पहन रखा है वो पैडर की जैसी ड्रेस पहन के रखा हुआ है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He and his family members and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब यहाँ लास्ट पैराग्राफ में इधर कहते हैं वो कि जो बेकर थे वो अक्सर अपना जो बिल होता है वो मंथ के एंड में कलेक्ट किया करते थे, और जो मंथली अकाउंट्स होते थे उसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया करते थे, वो एक किसी दीवार के ऊपर पेंसिल से लिखकर वो रिकॉर्ड किया करते थे। और बेकिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय था उन पुराने दिनों में। जो बेकर होते थे और जो उसके फैमिली मेंबर्स होते वो कभी भी स्टार्व नहीं करते थे, यानी भूख से नहीं मरते थे, ऑब्वियसली उनको पर्याप्त मिलता था खाना पीना सब कुछ। वो यानी बेकर और उसकी जो फैमिली है और उसके सर्वेंट्स जो होते थे वो काफी हैप्पी, काफी खुश और काफी प्रॉस्पेरस यानी काफी समृद्ध लगते थे, दिखते थे। उनकी जो प्लम्प फिजिक, प्लम मन होता है मोटा ताजा, उनकी जो मोटी ताजी फिजिक होती थी ना, शरीर की कद काठी होती थी, फिजिक जानते ही हैं कद काठी, तो उसकी जो कद काठी होती थी मोटी सी, वो एक ओपन टेस्टिमनी था, एक तरह का टेस्टिमनी जानते ही हैं कि ओपन जो कोई रीड कर सके, एक तरह का ये डिक्लेरेशन था ऐसा जो कोई भी पढ़ सके, कोई भी ये समझ सके उससे कि भाई ये गरीब नहीं है, अच्छा है इसके पास। Even today, any person with a jackfruit like physique, वो कहते हैं आज भी अगर किसी आदमी की ऐसी फिजिक हो जो कि कटहल जैसी हो, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसकी बॉडी कटहल की तरह मोटी ताजी हो, तो उसको बेकर के साथ में बड़ी आसानी से कंपेयर कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो ये बेकर फ्रॉम गोवा है वो हमारा खत्म हो गया। अगला जो हमारा अब पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, जो कूर्ग है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड एंजॉय।